इस मूवी की शुरुआत में हम बेकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी अभी डेन से शादी हुई। डेन भी एक माउंटेन क्लाइंबर। इन दोनों को ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है। इस वक्त भी ये पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं। बेकी के साथ उसकी फ्रेंड भी होती है। अब डेन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है। जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पक्षी उड़ जाता है, जिस वजह से डेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। पर वो रस्सी से बंधा हुआ है, इसलिए वो अब हवा में लटक रहा है। अब ना तो वो ऊपर जा सकता है और ना नीचे। वो दोनों डेन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है। डेन की ऊपर से गिरने से डेथ हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्तों बाद बेकी को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसकी हस्तियों को विसर्जित नहीं किया। उसकी हस्ती अब भी उसके पास है। बेकी की जिंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है। बेकी के पास एक बार फिर से उसकी वही फ्रेंड आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डेन ऊपर से नीचे गिरा था। उसकी फ्रेंड का नाम हंटर होता है। हंटर बेकी को देखकर बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की कोशिश की तो वो उसे कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना चाहिए। इसके बाद बेकी को वो अपने फ़ोन में एक टावर दिखाती है जो कि टीवी टावर है। ये टावर एक ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। इस टावर की ऊंचाई लगभग 2000 फीट है। हालांकि बेकी इस जगह पर नहीं जाना चाहती, पर जब उसकी फ्रेंड हंटर कहती है कि उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डेन की राख को वहाँ से उड़ा देना जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, वो दोनों की दोनों उस सुनसान जगह पहुँच जाती है जहाँ पर ये वीडियोस बना रही होती है, फोटोज खींच रही होती है। हंटर उन वीडियोस और फोटोज को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि टावर इनके सामने जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन दोनों को डर तो लग रहा होता है। अब ये धीरे धीरे ऊपर टावर की ओर चलना शुरू कर देती। बेकी का डर ज्यादा होता है क्योंकि उसके पता होता है ये लोहा जिससे ये टावर बना है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज उसे लगातार आ रही होती है। धीरे धीरे वो भी हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है और अब ये आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें एहसास होता है यहाँ की हवाएं बहुत तेज है। ये हाइट इतनी होती है जितनी आईफिल टावर की होती, यानी लगभग 1000 फीट। अब ये लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और जब बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अब ये टॉप पर पहुंचने ही वाले होते, तभी बेकी सीढ़ी पर पैर रखती है। वहां से एक स्क्रू गिर जाता है जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अब ये दोनों के दोनों 2000 फीट यानी टावर के ऊपर पहुंच चुके हैं, जहाँ से इन्हें दुनिया बहुत अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट पर चढ़ने के बाद, एक टारगेट को अचीव करने के बाद अब बेकी को भी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एंजॉय करते, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते। साथ ही हंटर जो ड्रोन कैमरा अपने साथ लाई होती उसे अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों के दोनों बहुत खुश है। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वह टावर से लटक रही होती है और बेकी को उसकी फोटोज क्लिक करने के लिए कहती है। इसके बाद वो बेकी को भी ऐसा ही करने को कहती है। बेकी ऐसा ही करती। अब ये दोनों के दोनों बहुत खुश है। इसके बाद बेकी डेन की राख को यहाँ से हवा में उड़ा देती है। इससे उसे तसल्ली मिलती है। दोनों के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन बेकी अब फाइनली डेन को अलविदा कह चुकी है, यानी कि उसकी जिंदगी की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। ये दोनों के दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है, पर अभी वो स्क्रू जो कि निकल गया था उस जगह से लेटर टूट जाती है। बेकी हवा में लटक रही होती है। रस्सी की वजह से वो जमीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसमें उनके खाने पीने की चीजें थी वो नीचे डिश पर अटक जाता है, जहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये अपने मोबाइल को भी चेक करती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता, यानी कि ये दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज़ नहीं सुन सकता। इस टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसमें एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होता है। दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई भी नहीं देखेगा। अब ये दूरबीन से देखते हैं तो सामने इनको एक गाड़ी दिखती है, लेकिन वो लोग इन्हें नहीं देख पाते क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर होते और ना ही इनकी आवाज़ सुन सकते। हंटर फिर से अपने मोबाइल देखती है और जो पोस्ट उसने अपलोड की थी वो पोस्ट हो चुकी है, जिस पर बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि टावर के तल पर नेटवर्क है। हंटर अब अपने मोबाइल पर मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है, इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर से नीचे लटकाती है ताकि नेटवर्क आए, उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने शूज के अंदर रखती है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए, इनकी मदद के लिए कोई यहाँ पर आए। कुछ देर बाद ये नीचे दूरबीन से देखते हैं कि इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो फोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है। वो ना ही इन्हें देख सकता है और ना ही इनकी आवाज़ सुन सकता है। यहाँ पर वो अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा मग्न होता है। इन लोग एक और शूज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं। हालांकि वो शूज़ तो देख लेता
करता है, लेकिन उसे लगता है कि ये पहले से यहाँ पर था। वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। बेकी यहाँ फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती, कहती है कि हमें रात होने का इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद ये फ्लेयर गन चलाते। ये अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते। इनके सामने जो गाड़ी होती है वो लोग कैंपिंग कर रहे होते। वो इन्हें देख लेते, लेकिन इनकी मदद करने नहीं आते, बल्कि इनकी गाड़ी को चुराकर यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे ये दोनों निराश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होने लगती है, इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर सोने के लिए बहुत कम जगह है। हंटर ऊपर से गिरने ही वाली होती है कि बेकी उसे पकड़ लेती है। तभी वो उसके पैर पर देखती है। उसके पैर पर एक टैटू बना होता है, जिस पर लिखा होता है 143। ये देखकर बेकी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड डैन हमेशा उसे कोड वर्ड्स में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। वो समझ जाती है कि डैन के बीच में और हंटर के बीच में कुछ न कुछ था। जब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो बेकी से माफ़ी मांगती है, लेकिन अब बेकी पूरी तरह से नम हो चुकी है। बेकी की नज़र अब भी उस बैग पर है, जिसमें ड्रोन और खाने पीने की चीज़ें हैं। किसी भी कीमत पर उस बैग को ऊपर लाना होगा, पर वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती, इसलिए उस बैग तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। पर हंटर, जो कि बहुत साहसी है, वो रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है, पर इससे पहले डिश तक पहुँचती रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुँच जाती है। अब उसके पास बैग है, लेकिन रस्सी उससे दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में अटकाती है। इसके बाद खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है, पर रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत ताकत लगती है। उसके हाथ जख्मी हो रहे होते, जिस वजह से रस्सी उससे छूट जाती है। वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तो वो उस रस्सी से लटकी हुई होती है। वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है। इस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है, जिसको ये हेल्प मंगवाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। ये एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, हम टावर के ऊपर फंस चुके हैं। उस पेपर को ये ड्रोन के साथ फिक्स कर देते। अब ये ड्रोन को उड़ाते, तभी ये देखते हैं कि इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है। वो सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता। अब एक बार फिर से रात हो जाती है। जब बेकी सोती है तो वो देखती है कि टावर के टॉप पर एक लाइट जल रही होती है। वहाँ पर करंट है। वो बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ती है। वो अपने ड्रोन को चार्ज करती है। जब तक उसकी ड्रोन चार्ज नहीं होती, वो वहाँ पर लटकी रहती है। ड्रोन के चार्ज होने के बाद बेकी नीचे उतर आती है। फिर वो दोबारा उस ड्रोन को एक घर की तरफ उड़ाते हैं। वो घर तक पहुंचता ही है, तभी वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इनकी हेल्प के लिए यहाँ पर आएगा। बेकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना शू दो, मैं मैसेज करके अपने डैड को सेंड करती हूँ। हम शूज़ को नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है नेटवर्क आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए। वो हमारी हेल्प के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तभी हंटर उसे मना कर देती है। तभी उसे एहसास होता है कि हंटर उसके साथ है ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल जब हंटर बैग लेने नीचे गई थी तो उसके हाथ से रस्सी छूट गई थी, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। अब भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर ही थी। बेकी सिर्फ हेल्यूसिनेशन कर रही थी। अब उसे सच्चाई का पता चल गया है कि अब वो इस टावर पर अकेली है। उसके जीने की उम्मीदें पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। वो यहीं पर सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहाँ पर एक वल्चर उसके घाव को खा रहा होता है। वो उसे पकड़कर मार देती है। अब उसके पास भोजन भी है, जिसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आ जाती है। वो तय करती है कि वो नीचे डिश तक रस्सी के सहारे जाएगी, जहाँ पर हंटर की बॉडी है। वो बड़ी मुश्किल से रस्सी से नीचे उतरती है और डिश तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो हंटर के शूज के अंदर मोबाइल को रखती है। उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी कहती है। इसके बाद वो हंटर की बॉडी को शूज के साथ नीचे फेंक देती है ताकि सेलफोन डिस्ट्रॉय ना हो। दरअसल पिछली बार इन्होंने शूज को सेलफोन के साथ नहीं फेंका था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे इनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था। एक बार फिर से रात हो जाती है। बेकी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास भीड़ है। यहाँ पर बेकी की डेड बॉडी पड़ी है, जिससे पुलिस ले जा रही है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते। तभी वो देखते हैं कि पीछे बेकी खड़ी है, जो पूरी तरह से ठीक है। उसके साथ डॉक्टर्स भी होते हैं। वो बेकी को अपने गले से लगा लेते और इस तरह बेकी की जान बच जाती। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।